नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक लॉज, जिसमें नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए बहुत ही सिंपल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या इवन फिजिकल रिएक्शन में जो भी टोटल रिएक्टेंट का मास होता है वो बेसिकली टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या मैं इसको नॉर्मल भाषा में कहूं तो जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट के मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं कि भाई मास यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लाइक जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसी तरह जो मैटर है वो भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, मास में, एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। अब जैसे फिजिकल रिएक्शन की बात की हमने, अगर 1 किलो आइस ली, वो मेल्ट होकर 1 किलो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम तो मास तो उतना ही रहेगा। लेकिन यहां पर एक रिएक्शन देखिए, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया गया सोडियम क्लोराइड का और उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया गया, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। इस तरह की ट्यूब है जिसको आप लैंडॉट्स ट्यूब भी कह सकते हैं। रिएक्शन से पहले मास कितना है और रिएक्शन के बाद कितना मास है, ये हम देखना चाहते हैं कि इस ट्यूब में रिएक्शन से पहले का मास कितना है और रिएक्शन के बाद क्या मास आया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना भी मास रिएक्शन से पहले था एग्जैक्टली वही मास रिएक्शन के बाद आ रहा है। यानी जितना भी टोटल मास रिएक्टेंट का था वो टोटल मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां पर हमने एक्वस NaCl को एक्वस AgNO3 से रिएक्ट कराया, जिसमें बाद में फॉर्मेशन किसकी हो रही है, AgCl के PPT बन रहे हैं और एक्वस सॉल्यूशन हो गया NaNO3 का। तो जो टोटल वेट रिएक्टेंट का यहां पर था अब वो टोटल वेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। फिजिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। एक और एग्जांपल लीजिए कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो वो मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन में डिसोशिएट हो जाती है। कंटेनर हमने ऐसा लेना है जिसमें ऑक्सीजन गैस बाहर ना निकल पाए। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 100 ग्राम हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया और टूटने के बाद भी वो टोटल मास जो प्रोडक्ट का आ रहा है वो भी 100 है, जिसमें आप देख सकते हैं 92.6 जो वेट आ रहा है वो मर्क्यूरी का और जो रिमेनिंग 7.4 वेट है वो ऑक्सीजन गैस का, क्योंकि ऑक्सीजन अभी यहां क्लोज्ड कंटेनर में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आप फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब इसको आप न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई करते हैं तो वहां पर ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते। आपने देखा होगा न्यूक्लियर फिशन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो, वहां पर प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से थोड़ा सा कम आता है। अब क्यों कम आता है? क्योंकि रिएक्शन जब हुआ, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो सारा मास रिएक्टेंट का पूरी तरह प्रोडक्ट के मास में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ। ये इंफॉर्मेशन हमें दी थी आइंस्टाइन ने। उन्होंने क्या बताया कि जो भी मास डिक्रीज हुआ बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि मास और एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम केवल ये कहें कि मास कंजर्व रहता है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें गलत साबित होगा, क्योंकि वहां पर कुछ मास प्रोडक्ट का जो डिक्रीज हो गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो भी मास डिक्रीज हुआ वो कुछ ना कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास एनर्जी इक्विवेलेंस सामने आता है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास और जो एनर्जी लिबरेट हुई है, प्रोडक्ट का मास प्लस एनर्जी कर दे तो वो रिएक्टेंट के मास के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, कि मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, एंड द मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। चलिए इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। अब जैसे अगर हम इन्हें अप्लाई करें, कहां गया बाबा, ओहो ये रहा।
ये क्या गड़बड़ हो गई है इसमें। जैसे कि अंदर आ जा। पूरी स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ, पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with what mass of silver nitrate, okay, reacts with sodium chloride जो कि कितना है 5.85 ग्राम है। हम सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास ले जो कि इससे रिएक्ट करे टू प्रोड्यूस इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड। 14.35 ग्राम तो सिल्वर क्लोराइड बन जाए एंड 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बन जाए, NaNO3 एक्वस। कितना? 8.5 ग्राम। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना भी मास प्रोडक्ट का होगा, ऑब्वियस सी बात है वो टोटल मास रिएक्टेंट के बराबर ही तो होगा। अगर मैं टोटल मास प्रोडक्ट का निकालूं 14.35 और 8.5 शून्य, तो दिस 22.85 आ रहा है। ये टोटल मास प्रोडक्ट का है, तो कहीं ना कहीं ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर भी होगा। तो अगर मैं इसमें से 22.85 में से 5.85 अगर माइनस कर देता हूं तो दैट इज 17.00 ग्राम। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट का वो मास जो NaCl से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद इस तरह से सीन बनेगा, दैट इज 17 ग्राम। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ नहीं है कि जितना भी मास टोटल प्रोडक्ट का होगा वही टोटल मास रिएक्टेंट के बराबर होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो कलर चेंज करेंगे अब हम। इतने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो कि है 10 ग्राम। इसका मतलब कहीं ना कहीं 14.2 ग्राम टोटल रिएक्टेंट है। इट इज ऑब्जर्व दैट इतने ग्राम CO2 गैस इज इवॉल्व। 2.2 ग्राम CO2 गैस इवॉल्व हुई होगी, चलिए, और जो एटमॉस्फेयर में लीक कर गई है, और जो रेजिड्यू है दैट इज व्हाट, दिस इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आ गया, वाटर एंड CO2। CO2 तो चलो गैस है, निकल गई। अब जो रेजिड्यू बचा वो ये सब कुछ है। द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू बी वेट 12 ग्राम, शो दैट, यानी जो रेजिड्यू आ रहा है दैट इज 12 ग्राम। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? देखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आएगा। तो करके देख लो ना, ये देखो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं 14.2 ग्राम ही तो आ रहा है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कहीं ना कहीं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल फॉलो हो रहा है। वैसे भी कोई इतना टिपिकल तो है नहीं ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि इतने ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, कितने ग्राम? 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड टू 15 ग्राम एसिटिक एसिड। द रेजिड्यू, इस बार जो रेजिड्यू है दैट इज सोडियम एसीटेट प्लस वाटर एंड CO2। क्योंकि CO2 तो गैस है, तो ये हमारा एक तरीके से रेजिड्यू कह सकते हैं, दोनों को कंबाइंड। रेजिड्यू का वेट है 18 ग्राम। तो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ CO2। तो यहां पर देखो ना, टोटल रिएक्टेंट का मास कितना है, तो ये आएगा 21.3। तो इट शुड बी 21.3। 21.3 रिएक्टेंट है तो 21.3 प्रोडक्ट भी होने चाहिए। तो ये आ जाता है हमारा 19, 20, 21। तो 3.3 ग्राम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का वेट। इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं तो माइनस करने के बाद जो रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट आएगा दैट इज 3.3। तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल इतना है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मिलते हैं तब तक, थैंक यू वेरी मच।